हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल हस्त व्यस्त होंगे। लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में 3 दोस्त सोनू, विशाल और रोहित नाम के दोस्तों के बीच में शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो पूरी रात कब्रिस्तान में बिता सके, क्योंकि यह वो कब्रिस्तान है जिसमें 1847 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और इनकी शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नादवा कॉलेज के पक्के पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान पहुंच गए। रात के करीब 1 बज चुका था। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी 1-2 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर टूटी दीवार थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। सोनू: ठीक है विशाल, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल: अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत से डर वर नहीं लगता, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। सोनू और विशाल आपस में बातें कर रहे थे, पर रोहित आसपास की कब्रों को बड़े ही गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ता हुआ मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। सोनू और विशाल जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित: अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैं तो सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हेक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस कब्र के पास से फूलों को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुन सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्तियां अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। विशाल: अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं, मैं समझ गया। मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊँगा, और वो भी जिंदा। चलो जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुनकर सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए, और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हेक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ रही थी। तभी जमीन में से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़कर उसे कब्र के नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, और जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नुचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर से कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, जो उसी को घेरने उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा, और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगी, और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सैनियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छन्नी कर रहे थे। तलवारों से उसका जिस्म और उसकी गर्दन दोनों को काट रहे थे, और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित थे। रोहित: अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ क्यों की थी? जरा अपना चेहरे का रंग तो देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वह बहुत सहम गया था। विशाल: बंद करो तुम लोग ये अपनी नौटंकी और चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अभी क्या देख रहा था? विशाल जानता था जो उसने अभी देखा है वो अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा,
इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था, तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? विशाल, पर रुकना ही क्यों? जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसको कब्रिस्तान में घसीट लिया। विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा था, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले गया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक ना सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से झपटने लगा। इतने में उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो नहीं हैं जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये है मेरा सिपाही। तुम भारतीय हमेशा ही अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। और इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ से पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया, जिससे विशाल की मौत वहीं पर हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे कब्रिस्तान से लेने आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीखों से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब लाश को गौर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। गला जोर से दबोचने की वजह से विशाल की आंखें और पुतलियां बाहर आ चुकी थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं मिला था। दोनों ने लाशों को पहचान तो लिया था, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो चुकी थी, बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोंच ना हो, लेकिन अंदर से उनका शरीर गोलियों से छन्नी पड़ा है और अंदर से मांस, नशे, यहाँ तक कि हड्डियां भी कटी हुई हैं। जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से पड़ी मिली और फांसी पर लटकी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं थे, पर अंदर जिस्म गोलियों से छन्नी हो चुका था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी और लाइट की सुविधा भी कर दी। अब यह रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद होने पर भी इस कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।